कहानी की शुरुआत एक गांव से होती है जहां के लोग चुनाव में वोट देने से इनकार कर देते हैं। तभी उस गांव में नारायण नाम का एक इंस्पेक्टर पहुंचता है और लोगों से वोट ना देने की वजह पूछता है। गांव वाले अपने कटे हुए हाथ दिखाते हैं और बताते हैं कि अगर वह अपनी मर्जी से वोट देने जाएंगे तो दबंग लोग उनके हाथ काट देंगे। इसीलिए उन्हें वोट देने का कोई फायदा नजर नहीं आता। गांव वाले कुछ गुंडों और भ्रष्ट नेताओं से परेशान थे। उनका कहना था कि इन लोगों की वजह से उनके बच्चे पढ़ लिख भी नहीं पाते, क्योंकि वह चाहते हैं कि गांव के लोग हमेशा अनपढ़ और कमजोर रहें। यह सब सुनने के बाद नारायण गांव वालों से कहता है कि जब भी उसे डर लगता है या उसकी हिम्मत कमजोर पड़ती है तो वह एक ऐसे इंसान को याद करता है जिसने उसे हमेशा ताकत दी है। इसके बाद नारायण उन्हें वेत्री नाम के एक शख्स की कहानी सुनाना शुरू करता है। कहानी साल 2013 में पहुंचती है, जहां वेत्री किसी वजह से जेल में बंद था। उसी जेल में एक बड़ा बिजनेसमैन भी कैदी था, जिसे मारने के लिए अचानक कई खतरनाक गुंडे जेल में घुस आते हैं। जब यह खबर नारायण को मिलती है तो वह तुरंत जेलर श्रीकांत को फोन करता है। श्रीकांत पूरी पुलिस फोर्स के साथ वहां पहुंचने की तैयारी करता है, लेकिन तभी नारायण देखता है कि सारे गुंडे सी ब्लॉक की तरफ जा चुके हैं। नारायण श्रीकांत से कहता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सी ब्लॉक में एक ऐसा आदमी रहता है जो अकेले ही इन सभी गुंडों को संभाल सकता है। इसके बाद कहानी वेत्री पर आती है। वेत्री पूरे स्वैग के साथ गुंडों के सामने खड़ा होता है और देखते ही देखते उनकी जमकर पिटाई कर देता है। गुंडे वेत्री से डर जाते हैं, लेकिन तभी गुंडों का दूसरा ग्रुप वहां पहुंच जाता है। उन्हें लगता है कि वेत्री अकेला है और उसे आसानी से हरा देंगे, लेकिन तभी पता चलता है कि वेत्री अकेला नहीं है। उसके साथ उसकी एक खतरनाक गैंग भी मौजूद है। वेत्री के करीब आने वाले हर इंसान को उसकी टीम सबक सिखा देती है। कुछ ही देर में वेत्री और उसकी गैंग सारे गुंडों को वहां से भगा देते हैं और उस बिजनेसमैन की जान बच जाती है। ये सब जेलर श्रीकांत अपनी आंखों से देख रहा था। अब वह वेत्री की असली पहचान जानना चाहता था। वह तुरंत अपनी टीम से वेत्री की फाइल मंगवाता है। फाइल देखने के बाद उसे पता चलता है कि वेत्री अपनी मां की वजह से जेल पहुंचा था। दूसरी तरफ जिस मां की वजह से वेत्री जेल में था, वह इस समय आखिरी सांसें गिन रही थी और सिर्फ अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। वह मानती थी कि उसका बेटा उससे मिलने जरूर आएगा। जब यह बात जेलर श्रीकांत को पता चलती है तो वह फैसला करता है कि किसी भी हालत में वेत्री को उसकी मां से मिलवाएगा। अगली सुबह जेलर श्रीकांत वेत्री को उसकी मां के पास लेकर जाता है। जैसे ही वेत्री अपनी मां के सामने पहुंचता है, उसकी मां उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। उसे बस अपने बेटे का इंतजार था। बेटे को सामने देखते ही उसकी आंखों में खुशी आ जाती है और कुछ ही पल बाद वह आखिरी सांस ले लेती है। यह देखकर वेत्री समझ जाता है कि उसकी मां सिर्फ उसी का इंतजार कर रही थी। वह जेलर श्रीकांत से कहता है कि अगर वह अपनी मां से मिलने नहीं आता तो शायद उसे कभी शांति नहीं मिलती। वेत्री श्रीकांत का धन्यवाद करता है और कहता है कि वह हमेशा उसका एहसान याद रखेगा। श्रीकांत की एक बेटी थी जिसका नाम विजी था। विजी वेत्री से काफी प्रभावित हो चुकी थी और उसके साथ समय बिताना पसंद करती थी। एक दिन वेत्री श्रीकांत से उसकी पत्नी के बारे में पूछता है। तब श्रीकांत बताता है कि उसकी पत्नी का सपना आर्मी ऑफिसर बनने का था, लेकिन शादी के बाद उसने अपने सपने को छोड़ दिया और परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी। कुछ समय बाद एक कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। अब श्रीकांत अकेला रह गया था। उसका सपना था कि जो सपना उसकी पत्नी पूरा नहीं कर पाई, वह उसकी बेटी विजी जरूर पूरा करे और आर्मी में जाए। लेकिन एक समस्या थी। विजी अपनी मां की मौत के सदमे से बाहर नहीं निकल पाई थी। जब भी उसे कोई तेज या अजीब आवाज सुनाई देती, उसे पैनिक अटैक आने लगता था। ऐसे में उसका आर्मी में जाना लगभग नामुमकिन था। वेत्री विजी को समझाता है कि डर से भागना नहीं चाहिए। एक लड़की को कमजोर नहीं बल्कि बहादुर बनना चाहिए। इसके बाद वेत्री विजी का ख्याल रखने लगता है और हर दिन उसे हिम्मत देता है। दूसरी तरफ कहानी में जॉन नाम के एक खतरनाक अपराधी की एंट्री होती है। अफ्रीका की सरकार उसे पकड़कर जेल में डाल देती है।
जैसे ही जॉन जेल पहुंचता है, वहां मौजूद सारे कैदी उसे देखकर डर जाते हैं, क्योंकि जॉन ने कई बेगुनाह लोगों की जान ली थी। सभी कैदी मिलकर उसे खत्म करने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी जॉन के साथी बड़ी संख्या में जेल पहुंच जाते हैं। जेलर और सरकार समझ जाते हैं कि वह जॉन के आदमियों का सामना नहीं कर सकते। इसके बाद राष्ट्रपति सभी कैदियों से कहता है कि जो भी जॉन को मार देगा उसे आजाद कर दिया जाएगा। सभी कैदी जॉन पर हमला कर देते हैं, लेकिन जॉन बेहद खतरनाक होता है। वह एक एक करके सभी कैदियों को बेरहमी से खत्म कर देता है। कुछ ही देर में उसके साथी भी जेल के अंदर पहुंच जाते हैं और चारों तरफ तबाही मचा देते हैं। इसके बाद जॉन राष्ट्रपति को भी मार देता है और पूरे देश पर कब्जा करने की तैयारी शुरू कर देता है। जॉन के इस खतरनाक प्लान के बारे में उसके बॉस को पता चल जाता है। वह जॉन से कहता है कि राष्ट्रपति को मारने की खबर किसी भी हालत में बाहर नहीं जानी चाहिए। दूसरी तरफ वेत्री को पता चलता है कि जेलर श्रीकांत को उसकी वजह से सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल श्रीकांत ने नियमों के खिलाफ जाकर वेत्री को उसकी मां से मिलने की इजाजत दी थी, जिसकी वजह से उसके सीनियर ने उसे सजा दी। लेकिन श्रीकांत ने जेल से रिहा होने वाले कैदियों की लिस्ट में वेत्री का नाम भी डाल दिया था, जिसकी वजह से 15 अगस्त के दिन वेत्री जेल से आजाद हो जाता है। जेल से बाहर आने के बाद वेत्री सबसे पहले श्रीकांत के घर जाता है। वह उससे कहता है कि उसे नहीं पता था कि उसकी मां से मिलाने की वजह से उसकी नौकरी चली जाएगी। अगर उसे यह पता होता तो वह कभी अपनी मां से मिलने नहीं जाता। श्रीकांत अब दूसरी जगह ड्यूटी ज्वाइन करने वाला था। वह सोचता है कि अपनी बेटी विजी को डे केयर में छोड़ देगा, जहां बच्चों का ध्यान रखा जाता है। लेकिन वेत्री कहता है कि वह खुद विजी की जिम्मेदारी उठाएगा। श्रीकांत को भी यह सही लगता है, क्योंकि विजी वेत्री के साथ काफी खुश रहती थी। इसके बाद श्रीकांत अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब विजी पूरी तरह अकेली हो जाती है, लेकिन वेत्री उसकी जिम्मेदारी उठाने का फैसला करता है। समय बीतता जाता है और कई साल बाद विजी बड़ी हो जाती है। एक दिन विजी अपनी क्लास खत्म करके अपनी दोस्त के साथ फिल्म देखने जा रही होती है। रास्ते में उसकी मुलाकात रमेश बाबू नाम के एक पुलिस ऑफिसर से होती है। रमेश काफी घमंडी और भ्रष्ट पुलिस वाला था। वह जानबूझकर अपनी जीप का दरवाजा खोल देता है, जिससे विजी और उसकी दोस्त स्कूटी से गिर जाती हैं। इसके बाद वह विजी पर ओवर स्पीड का इल्जाम लगाता है और उसे अकेले अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। विजी डर जाती है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर उसके साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश करता है। लेकिन उसकी दोस्त पूरी घटना पत्रकार कायल को बता देती है और कायल यह बात तुरंत वेत्री तक पहुंचा देता है। जब वेत्री को यह पता चलता है तो वह घबराता नहीं है। वह सीधे पुलिस ऑफिसर को फोन करके कहता है, मेरी बेटी को हाथ लगाने से पहले यह जान लो कि वह किसकी बेटी है। यह सुनते ही रमेश बाबू अपने एक आदमी से वेत्री के बारे में जानकारी लेता है। वह आदमी उसे बताता है कि जिस इंसान से वह पंगा ले रहा है वह कोई आम आदमी नहीं, बल्कि बेहद खतरनाक शख्स है। यह सुनकर पुलिस ऑफिसर के होश उड़ जाते हैं और वह तुरंत विजी को सुरक्षित थिएटर पहुंचाता है, उसे फिल्म दिखाता है और फिर घर छोड़ देता है। इसके बाद वह वेत्री के पैरों में गिरकर माफी मांगता है और वेत्री उसे छोड़ देता है। यहीं से पता चलता है कि वेत्री का अतीत बहुत खतरनाक था, जिसकी वजह से बड़े बड़े लोग भी उससे डरते थे। दूसरी तरफ कहानी में हम एक बार फिर जॉन को देखते हैं। जॉन पाकिस्तान से कुछ खतरनाक हथियार एक जहाज के जरिए भारत ला रहा था। जब नेवी के अधिकारियों को इस बात की जानकारी मिलती है तो वह उस जहाज पर हमला कर देते हैं, लेकिन जॉन पहले से ही वहां मौजूद था। जॉन और उसके आदमी नेवी के जवानों पर हमला कर देते हैं और बड़ी बेरहमी से उन्हें मार देते हैं। इसके बाद वह तमिलनाडु के रास्ते भारत में प्रवेश कर जाता है। यह खबर देश के मुख्यमंत्री तक पहुंचती है। वह अपने अधिकारियों को आदेश देता है कि इस हमले के पीछे कौन लोग हैं, इसकी पूरी जानकारी निकाली जाए। इसके बाद कहानी में एक नेता रंगास्वामी की एंट्री होती है, जो बहुत भ्रष्ट और ताकतवर राजनेता था। रंगास्वामी जॉन से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि वह भारत में आकर क्या करना चाहता है। जॉन बताता है कि उसका मकसद सिर्फ एक है,
भारत को अंदर से कमजोर करना और पूरी तरह बर्बाद करना। दूसरी तरफ वेत्री अभी भी विजी को आर्मी में जाने के लिए तैयार कर रहा था, लेकिन विजी आर्मी ज्वाइन नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वह फॉर्म तक नहीं भरना चाहती। यह देखकर वेत्री परेशान हो जाता है, क्योंकि वह चाहता था कि विजी अपनी मां का सपना पूरा करे। तभी उसे पता चलता है कि विजी कायल की बात ज्यादा मानती है, इसीलिए वेत्री कायल के पास जाता है और उसे विजी को समझाने के लिए कहता है। कायल भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। वह विजी को समझाती है कि उसे अपने डर को हराकर अपनी मां का सपना पूरा करना चाहिए। आखिरकार विजी आर्मी का फॉर्म भर देती है। यह देखकर वेत्री बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद एक दिन विजी अपनी दोस्त के साथ सड़क पर जा रही होती है। तभी उसकी नजर एक टेडी बियर पर पड़ती है। टेडी बियर देखते ही विजी अचानक डर जाती है और गुस्से में उस लड़के को मारने लगती है। वेत्री यह देखकर हैरान रह जाता है कि आखिर एक टेडी बियर देखकर विजी इतनी परेशान क्यों हो गई। वह इस मामले की जांच शुरू करता है। सबसे पहले वह उस कमरे में जाता है जहां विजी की मां की पुरानी चीजें रखी हुई थीं। वहां उसे एक टेडी बियर मिलता है। जब वेत्री उसे खोलकर देखता है तो उसके अंदर एक खतरनाक गन छिपी होती है। यह देखकर वेत्री हैरान रह जाता है कि आखिर यह हथियार विजी की मां के पास कैसे आया। अब वेत्री और कायल मिलकर इस टेडी बियर के पीछे की सच्चाई पता लगाने लगते हैं। वेत्री और कायल जब उस टेडी बियर की जांच करते हैं तो उन्हें एक बहुत बड़ी सच्चाई का पता चलता है। दरअसल यह टेडी बियर सिर्फ एक खिलौना नहीं था, बल्कि इसके अंदर हथियार छिपाकर सप्लाई किए जा रहे थे। जो लोग हथियारों की सप्लाई कर रहे थे वह चीन से टेडी बियर के अंदर गन छिपाकर भारत भेज रहे थे। धीरे धीरे लाखों टेडी बियर देश में पहुंच चुके थे। इसका मतलब था कि बहुत बड़ी संख्या में हथियार देश के अंदर पहुंच चुके थे। यह जानकर वेत्री के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक गैंग का काम नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा था। दूसरी तरफ हम नेवी अधिकारियों की लाशें देखते हैं, जिन्हें जॉन ने मार दिया था। इस मामले की जांच के लिए कलील नाम के एक अधिकारी को बुलाया जाता है। कलील को समुद्र किनारे एक अजीब तरह का हथियार मिलता है। जब वह उसकी जांच करता है तो उसे पता चलता है कि यह हथियार चीन की एक कंपनी ने बनाया है। अब कलील अपनी टीम के साथ इस हथियार की पूरी जानकारी निकालने लगता है। जांच के दौरान उसे अफ्रीका का एक वीडियो मिलता है। वह वहां मौजूद एक महिला से संपर्क करता है। महिला बताती है कि उनके देश में भी इसी तरह के हथियारों से हमला किया गया था और यह सब जॉन नाम के एक खतरनाक इंसान ने किया था। अब कलील जॉन के बारे में सारी जानकारी जुटाने लगता है और एक फाइल तैयार करता है। उसका मकसद था कि वह यह पूरी सच्चाई मुख्यमंत्री तक पहुंचाए, लेकिन इससे पहले ही जॉन को कलील के बारे में पता चल जाता है। जॉन अपने आदमियों को कलील के ठिकाने पर भेजता है। उनमें वेलू नाम का एक खतरनाक आदमी भी शामिल था। वेलू और उसके साथी कलील के ठिकाने पर हमला कर देते हैं और सारी रिसर्च को बर्बाद कर देते हैं, लेकिन कलील किसी तरह वहां से बच निकलता है। रास्ते में उसकी नजर विजी पर पड़ती है। कलील समझ जाता है कि वह खुद मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच पाएगा, इसीलिए वह सारी जानकारी वाली फाइल विजी को दे देता है और उससे कहता है कि वह इसे मुख्यमंत्री तक पहुंचा दे। विजी भी उसकी बात मान लेती है और वह फाइल मुख्यमंत्री के पास पहुंचा देती है। मुख्यमंत्री जब उस फाइल को देखता है तो वह हैरान रह जाता है, लेकिन तभी एक बड़ा खुलासा होता है। असल में मुख्यमंत्री भी जॉन के साथ मिला हुआ था। वह तुरंत वह फाइल जॉन को दे देता है और बताता है कि यह फाइल विजी नाम की लड़की लेकर आई थी। अब जॉन को पता चल जाता है कि विजी उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है। दूसरी तरफ विजी की जिंदगी में एक नया मोड़ आता है। उसके घर पर शादी का रिश्ता आता है। विजी एक लड़के कार्तिक से प्यार करती थी, लेकिन कार्तिक के पिता को वेत्री पसंद नहीं था। वह वेत्री को नीचा दिखाने लगते हैं और कहते हैं कि उनका परिवार बहुत अमीर है। वह यह भी कहते हैं कि अगर उनका बेटा विजी से प्यार नहीं करता तो वह कभी ऐसे साधारण परिवार में रिश्ता नहीं करता। इसके अलावा वह विजी की पढ़ाई और उसके सपनों पर भी सवाल उठाते हैं। उनका कहना था कि शादी के बाद विजी को पढ़ाई छोड़कर घर संभालना होगा। यह सब सुनकर वेत्री को बहुत गुस्सा आता है। वह कार्तिक के पिता को खूब खरी खोटी सुनाता है और इस रिश्ते से साफ मना कर देता है।
वेत्री विजी को समझाता है कि यह लड़का उसके लिए सही नहीं है और उसे इस रिश्ते को भूल जाना चाहिए। लेकिन विजी इससे बहुत दुखी हो जाती है। वह उल्टा वेत्री से नाराज हो जाती है। विजी कहती है कि वह आर्मी में नहीं जाना चाहती, वह बस शादी करके अपनी जिंदगी जीना चाहती है। वह वेत्री से कहती है कि अब वह उस पर अपनी इच्छा थोपना बंद कर दे और उसे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने दे। इसके बाद विजी वेत्री से दूरी बनाने लगती है और उससे बात करना भी बंद कर देती है। लेकिन वेत्री हार नहीं मानता। वह जानता था कि विजी के अंदर बहुत क्षमता है और वह किसी भी हालत में उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। दूसरी तरफ जॉन के गुंडे विजी को खत्म करने के लिए उसके घर पहुंचते हैं, लेकिन वहां वेत्री पहले से मौजूद होता है। वेत्री को देखते ही सारे गुंडे डर जाते हैं। वह तुरंत जॉन को फोन करके बताते हैं कि विजी के घर वेत्री मौजूद है, इसीलिए उसे हाथ लगाना आसान नहीं होगा। यह सुनकर जॉन भी समझ जाता है कि वेत्री कोई आम इंसान नहीं है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां हमें पता चलता है कि एक गांव में कुछ खतरनाक गुंडे हमला कर चुके थे। वह गांव वालों को बुरी तरह पीट रहे थे और उन्हें डराने के लिए पेड़ से लटका रहे थे। तभी वहां वेत्री की एंट्री होती है। वह अकेले ही उन सभी गुंडों का सामना करता है और उन्हें बुरी तरह हरा देता है। यहीं से पता चलता है कि जॉन के लोग वेत्री की असली ताकत और उसके पुराने इतिहास को जानते थे। फ्लैशबैक में आगे दिखाया जाता है कि वेत्री के पुराने दुश्मन अब भी उससे डरते थे। दूसरी तरफ जॉन एक प्लान बनाता है। वह अपने आदमियों की मदद से विजी को उठाने की कोशिश करता है। इसके लिए वह विजी के कॉलेज में एक लड़के को भेजता है जिसका नाम सुरेश था। सुरेश कार्तिक का दोस्त बनकर विजी के पास जाता है। वह विजी से कहता है कि कार्तिक ने उसे बुलाया है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। विजी उसकी बातों पर भरोसा कर लेती है और सुरेश के साथ चली जाती है। लेकिन सुरेश उसे सीधे जॉन के गुंडों के पास ले जाता है। वहां गुंडों का सरदार विजी को पकड़ लेता है और उससे कलील के बारे में पूछने लगता है। विजी बताती है कि उसे सिर्फ एक फाइल मिली थी, इसके अलावा उसे कुछ नहीं पता। लेकिन गुंडों को यकीन था कि विजी को कुछ न कुछ जरूर पता है। जॉन का आदेश था कि अगर जरूरत पड़े तो विजी को खत्म कर दिया जाए। तभी दूसरी तरफ वेत्री विजी को लेने कॉलेज पहुंचता है। वहां उसे पता चलता है कि सुरेश नाम का लड़का उसे अपने साथ ले गया है। वेत्री तुरंत सुरेश का नंबर ट्रेस करता है और उनकी लोकेशन तक पहुंच जाता है। जब वह विजी की हालत देखता है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वेत्री अकेले ही सभी गुंडों पर टूट पड़ता है और एक एक करके सबको खत्म करने लगता है। उधर जॉन अपने आदमी को फोन करके पूछता है कि क्या उसने विजी को खत्म कर दिया, लेकिन वह आदमी उसे जवाब देने के बजाय वीडियो दिखाता है जिसमें वेत्री गुंडों की हालत खराब कर रहा होता है। यह देखकर जॉन हैरान रह जाता है। यहीं से पता चलता है कि वेत्री और जॉन एक दूसरे को पहले से जानते थे। दरअसल दोनों कभी पुलिस ऑफिसर हुआ करते थे, लेकिन किसी वजह से दोनों के बीच दुश्मनी हो गई थी। इसके बाद रंगास्वामी ने जॉन के कहने पर वेत्री को खत्म करने की कई बार कोशिश की थी, लेकिन हर बार वेत्री ने उसके गुंडों को हरा दिया। अब जॉन वेत्री को धमकी देता है कि वह अब पहले वाला इंसान नहीं रहा। वह पहले से भी ज्यादा ताकतवर और खतरनाक बन चुका है, लेकिन वेत्री भी उसका चैलेंज स्वीकार कर लेता है। इसके बाद कहानी फिर पुराने समय में जाती है, जहां हमें रंगास्वामी की असली सच्चाई दिखाई जाती है। कहानी अब फ्लैशबैक में जाती है, जहां हमें रंगास्वामी की असली सच्चाई पता चलती है। रंगास्वामी एक भ्रष्ट और ताकतवर नेता था जो नकली शराब का कारोबार करता था। उसकी वजह से एक दिन गांव के कई लोगों की मौत हो जाती है। नकली शराब पीने से लोगों के परिवार बर्बाद हो जाते हैं। इसके बाद गांव वाले रंगास्वामी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए सड़कों पर उतर आते हैं। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को भेजा जाता है। पुलिस लोगों को आंदोलन खत्म करने के लिए कहती है, लेकिन गांव वाले पीछे हटने को तैयार नहीं होते। तभी रंगास्वामी के कुछ गुंडे भीड़ में शामिल हो जाते हैं और माहौल खराब कर देते हैं। वह पुलिस वालों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद पुलिस के बड़े अधिकारी आदेश देते हैं कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए गोली चलाई जाए। पुलिस बिना सोचे समझे लोगों पर गोलियां बरसाना शुरू कर देती है, जिससे
कई बेगुनाह लोगों की मौत हो जाती है। यह देखकर एक महिला का दिल टूट जाता है, क्योंकि इस घटना में उसके पति की भी मौत हो चुकी थी। वह महिला हार नहीं मानती और रंगास्वामी के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई शुरू कर देती है। इस मामले की जांच के लिए कमिश्नर अमरीश पुजारी को बुलाया जाता है। उसके साथ डीएम शीला भी मौजूद होती है। जांच के दौरान अमरीश को पता चलता है कि इस पूरे मामले के पीछे रंगास्वामी का हाथ है। वह रंगास्वामी को गिरफ्तार करने उसके घर पहुंचता है, लेकिन रंगास्वामी इतना ताकतवर था कि उसके आदमी पुलिस वालों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वह डीएम शीला को भी पकड़ लेता है और अमरीश की सबके सामने बेइज्जती करता है। दूसरी तरफ वह महिला लगातार इंसाफ के लिए लड़ती रहती है, जिससे सरकार पर भी दबाव बढ़ने लगता है। तभी रंगास्वामी का बेटा उस महिला की बेटी को उठा लेता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने यह मामला बंद नहीं किया तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन वह महिला डरती नहीं है और अपनी लड़ाई जारी रखती है। इसके बाद रंगास्वामी उसे खत्म करने का प्लान बनाता है। उसी समय इस मामले की जांच के लिए एक और ईमानदार इंस्पेक्टर आता है, जिसका नाम थालापति था। थालापति इस पूरे मामले की जांच शुरू करता है। जांच के दौरान उसे पता चलता है कि कुछ लोग उस महिला को मारने की कोशिश कर रहे हैं। थालापति समय पर वहां पहुंच जाता है और उन गुंडों को बुरी तरह हरा देता है। इसके बाद वह रंगास्वामी को फोन करके धमकी देता है कि अगर उसने उस महिला की बेटी को नुकसान पहुंचाया तो वह उसे नहीं छोड़ेगा। थालापति को लगता था कि उसकी धमकी के बाद रंगास्वामी उस लड़की को छोड़ देगा, लेकिन रंगास्वामी ने उसकी बात नहीं मानी और उस लड़की को मार दिया। यह जानकर थालापति का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। इसके बाद रंगास्वामी उसे अपने घर बुलाता है। वेत्री भी उस महिला के साथ रंगास्वामी के घर पहुंचता है। वहां रंगास्वामी उस महिला की लगातार बेइज्जती करता है और उसे थप्पड़ तक मार देता है। यह देखकर उसका बेटा जोर जोर से हंस रहा होता है, लेकिन तभी वेत्री कुछ ऐसा करता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वेत्री रंगास्वामी के बेटे को एक ही वार में खत्म कर देता है। यह देखकर रंगास्वामी के होश उड़ जाते हैं। बाहर रंगास्वामी के गुंडे पुलिस वालों को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वेत्री पहले ही उनके लिए जाल बिछा चुका था। वेत्री ने कुछ गुंडों के ऊपर बम लगा दिए थे, जिसकी वजह से वह वहां से भागने पर मजबूर हो जाते हैं। इसके बाद वेत्री रंगास्वामी को पकड़कर बाहर लाता है और उसे गिरफ्तार करवा देता है। दूसरी तरफ अमरीश पुजारी अपनी बेइज्जती को भूल नहीं पा रहा था। वह कई दिनों तक खुद को कमरे में बंद रखता है और सोचता रहता है कि अब वह लोगों के सामने कैसे जाएगा। तभी उसकी अंतरात्मा उसे समझाती है कि अगर उसे सच में ताकत चाहिए तो उसे राजनीति में आना होगा। वह उसे कहती है कि राजनीति में जाकर वह उन सभी लोगों पर राज कर सकता है जिन्होंने उसका अपमान किया। यह सुनकर अमरीश का नजरिया बदल जाता है। वह पुलिस की नौकरी से इस्तीफा दे देता है और राजनीति में आने का फैसला करता है। सबसे पहले वह रंगास्वामी के पास जाता है और उससे दुश्मनी खत्म करके हाथ मिलाने की बात करता है। अमरीश का प्लान था कि वह रंगास्वामी को मुख्यमंत्री बनाएगा और खुद सत्ता में बड़ा पद हासिल करेगा। इस तरह दोनों मिलकर पूरे सिस्टम पर कब्जा करना चाहते थे। अमरीश और रंगास्वामी अब मिलकर सत्ता हासिल करने की तैयारी करने लगते हैं। अमरीश एक बड़ा कदम उठाता है। वह कुछ लोगों की मदद से शहर में जगह जगह बम लगवा देता है, लेकिन इस प्लान की जानकारी एक आदमी को मिल जाती है। वह तुरंत वेत्री के पास पहुंचता है और बताता है कि अमरीश शहर में बड़ा हमला करने वाला है। यह सुनकर वेत्री के होश उड़ जाते हैं। वह तुरंत अमरीश को रोकने के लिए निकल जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, पूरे शहर में कई जगह धमाके हो जाते हैं। इन धमाकों में बहुत सारे बेगुनाह लोगों की जान चली जाती है। गुस्से में वेत्री अमरीश के पास पहुंचता है और उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। वेत्री कहता है कि वह एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर था, फिर उसने यह रास्ता क्यों चुना। अमरीश उसे बताता है कि इन धमाकों की वजह से सरकार कमजोर हो जाएगी और जनता का भरोसा टूट जाएगा। इसके बाद वह अपनी नई पार्टी बनाएगा और लोग उसे समर्थन देंगे। बात करते करते अमरीश अचानक वेत्री पर गोली चला देता है, लेकिन वेत्री बच जाता है और जवाबी कार्रवाई में अमरीश को गोली मार देता है। इसके बाद वेत्री को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस पर आरोप लगाया जाता है
कि उसने आतंकवादियों के साथ मिलकर यह हमला करवाया था। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब वेत्री की अपनी मां उसके खिलाफ गवाही दे देती है, लेकिन असल में उसकी मां मजबूर थी, क्योंकि रंगास्वामी के आदमियों ने गांव वालों को बुरी तरह पीटा था। उन्होंने धमकी दी थी कि अगर वह अपने बेटे के खिलाफ गवाही नहीं देगी तो गांव वालों को मार दिया जाएगा। इसके बाद कहानी वापस वर्तमान समय में आती है। विजी को वेत्री के अतीत की पूरी सच्चाई पता चल जाती है। वह वेत्री से माफी मांगती है और कहती है कि अब से वह उसकी हर बात मानेगी। अगले दिन वेत्री विजी को आर्मी कैंप लेकर जाता है ताकि उसे ट्रेनिंग दी जा सके, लेकिन वहां का कोच लड़कियों को कमजोर समझता था। वह कहता है कि लड़कियां आर्मी के लिए नहीं बनी होती। यह सुनकर कायल उसका विरोध करती है और कोच से कहती है कि विजी को मौका देना चाहिए। इसके बाद कोच विजी का टेस्ट लेता है, लेकिन विजी ना तो ठीक से दौड़ पाती है और ना ही पुशअप कर पाती है। यह देखकर कोच वेत्री को ताने मारता है। फिर वह कैंप के सबसे अच्छे लड़के को विजी से लड़ने के लिए कहता है। वह लड़का विजी पर हमला करता है और उसे घायल कर देता है। यह देखकर वेत्री से रहा नहीं जाता। वह उस लड़के को हराकर कोच से कहता है कि ताकत सिर्फ शरीर में नहीं, हिम्मत में होती है। वेत्री की बात सुनकर कोच को अपनी गलती का एहसास होता है और वह विजी को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ कायल अभी भी उन गुप्त हथियारों के बारे में पता लगाने में लगी हुई थी। वह जानना चाहती थी कि इतनी बड़ी संख्या में हथियार सप्लाई करने के पीछे जॉन का असली मकसद क्या है। वहीं जॉन भी वेत्री को खत्म करने का मौका ढूंढ रहा था, लेकिन वह जानता था कि वेत्री को हराना आसान नहीं है। जॉन रंगास्वामी से कहता है कि वह अपने आदमियों के साथ उसके गांव जाए और वहां के लोगों को बंदी बना ले। उसे पूरा भरोसा था कि गांव वालों को बचाने के लिए वेत्री जरूर वहां आएगा। जॉन के कहने पर रंगास्वामी अपने गुंडों के साथ गांव पहुंच जाता है, लेकिन गांव वाले पहले से ही तैयार थे। वह जंगल में छिप जाते हैं और जैसे ही रंगास्वामी उन्हें ढूंढने लगता है, गांव वाले चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं। वेत्री भी वहां पहुंच जाता है और रंगास्वामी के साथ साथ उसकी पार्टी के बाकी नेताओं को भी पकड़ लेता है। वह उनसे जॉन के प्लान के बारे में पूछता है, लेकिन रंगास्वामी कुछ बताने से मना कर देता है। तब वेत्री उसे मजबूर करता है और आखिरकार रंगास्वामी सारी सच्चाई बता देता है। वह बताता है कि जब जॉन को गोली लगी थी तब उसे बचा लिया गया था, लेकिन जॉन जानता था कि अगर वह भारत में रहा तो उसकी सच्चाई कभी ना कभी सामने आ जाएगी, इसीलिए वह अफ्रीका चला गया। उस समय कई लोग कंपनियां खोलने के नाम पर छोटे छोटे देशों में घुस रहे थे और फिर धीरे धीरे उन देशों पर कब्जा कर रहे थे। जॉन ने भी ऐसे ही लोगों से हाथ मिला लिया और सबसे पहले अफ्रीका के स्वासनिया देश पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उसने एक खिलौना फैक्ट्री शुरू की और उन्हीं खिलौनों के अंदर हथियार छिपाकर अलग अलग देशों में भेजने लगा। उसका प्लान था कि हर इंसान तक हथियार पहुंच जाए। फिर वह लोगों को जाति और धर्म के नाम पर एक दूसरे के खिलाफ भड़काता, ताकि लोग आपस में लड़कर देश को कमजोर कर दें। इस तरह जॉन ने अपना बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया था। अब उसकी नजर भारत पर थी। वह भारत में भी हथियार पहुंचाकर लोगों को आपस में लड़ाना चाहता था। यह सुनकर वेत्री समझ जाता है कि जॉन का असली मकसद कितना खतरनाक है। दूसरी तरफ जॉन अपने अगले कदम की तैयारी कर चुका था। जॉन अब अपने सबसे बड़े हमले की तैयारी कर चुका था। वह अपने साथियों के साथ देश के हेडक्वार्टर पर हमला कर देता है और मुख्यमंत्री, राज्यपाल समेत कई बड़े अधिकारियों को बंधक बना लेता है। जॉन मुख्यमंत्री की सेक्रेटरी शीला से कहता है कि उसकी कुछ मांगे हैं। अगर उन्हें पूरा नहीं किया गया तो वह पूरे देश में तबाही मचा देगा। जॉन की मांग थी कि सभी पुलिस स्टेशन बंद कर दिए जाएं और देश का नेटवर्क सिस्टम भी बंद कर दिया जाए। शीला उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। वह जॉन को रोकने के लिए आर्मी को बुलाती है और ऑपरेशन शुरू करने का फैसला करती है। इसके बाद बड़ी संख्या में आर्मी के जवान हेडक्वार्टर को चारों तरफ से घेर लेते हैं।
जैसे ही जवान अंदर जाने की कोशिश करते हैं, जॉन बाहर की दीवारों पर धमाका कर देता है। धमाके के बाद वहां से कई खतरनाक रोबोट बाहर निकलते हैं। जॉन ने इन रोबोट्स को चीन से मंगवाया था। यह बेहद ताकतवर थे और इन्हें खास तौर पर लड़ाई के लिए बनाया गया था। रोबोट्स आर्मी के जवानों पर हमला करना शुरू कर देते हैं और कई सैनिकों को नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरी तरफ वेत्री ने जॉन के आदमी वेलू को पकड़ लिया था। वेत्री उससे जॉन के पूरे प्लान के बारे में पूछता है। पूछताछ के दौरान उसे कलील के बारे में पता चलता है, जिसके पास जॉन के खिलाफ सारी जानकारी थी। वेत्री वेलू को खत्म कर देता है और फिर कलील को ढूंढने निकल जाता है। जब वेत्री कलील तक पहुंचता है तो वह उसे आजाद कर देता है और जॉन के बारे में पूरी सच्चाई पूछता है। कलील उसे जॉन के प्लान की सारी जानकारी देता है। इसके साथ ही वह वेत्री को कुछ ऐसे आधुनिक हथियार देता है जो जॉन के खतरनाक हथियारों का मुकाबला कर सकते थे। वेत्री उन हथियारों को अपनी टीम में बांट देता है। अब वेत्री और विजी साथ मिलकर जॉन के खिलाफ आखिरी लड़ाई की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन तभी जॉन को उनकी लोकेशन का पता चल जाता है। वह रास्ते में ही उन पर ड्रोन से हमला करवा देता है। वेत्री बड़ी मुश्किल से उन ड्रोन हमलों से बचता है, क्योंकि ज्यादा देर तक ट्रक के अंदर रहना सुरक्षित नहीं था। तभी कलील के लोग रोबोट्स के सिस्टम में बदलाव कर देते हैं, जिससे वह आपस में ही लड़ने लगते हैं। अब वेत्री के पास जॉन तक पहुंचने का रास्ता साफ हो जाता है। वेत्री अब जॉन के ठिकाने तक पहुंच जाता है। जॉन वहां मुख्यमंत्री को बंधक बनाकर रखता है। वेत्री को देखते ही जॉन समझ जाता है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसके सामने आ चुका है। वेत्री जॉन से कहता है कि उसे उसकी सारी सच्चाई पता चल चुकी है। वह बताता है कि मुख्यमंत्री भी जॉन के साथ मिला हुआ था, क्योंकि विजी ने जो फाइल मुख्यमंत्री को दी थी, वही फाइल उसने जॉन तक पहुंचा दी थी। यह सुनकर मुख्यमंत्री सफाई देने लगता है। वह कहता है कि उसने फाइल जॉन को नहीं, बल्कि अपनी सेक्रेटरी शीला को दी थी। तभी पता चलता है कि शीला और जॉन के बीच पुराना रिश्ता था और वह जॉन की मदद कर रही थी। अब जॉन वेत्री को अपना आखिरी प्लान बताता है। वह कहता है कि उसने पूरे देश में हथियार पहुंचा दिए हैं और जल्द ही लोग धर्म और जाति के नाम पर एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। जॉन वेत्री को वीडियो के जरिए दिखाता है कि कैसे लोग आपस में लड़ने वाले हैं, लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जिसकी जॉन ने उम्मीद नहीं की थी। लोग उसकी बातों में आने के बजाय एक दूसरे का साथ देने लगते हैं। सभी लोग एकजुट हो जाते हैं। यह देखकर जॉन गुस्से से भर जाता है। वहीं वेत्री मुस्कुराने लगता है, क्योंकि जॉन का सबसे बड़ा प्लान फेल हो चुका था। इसके बाद जॉन और वेत्री के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। दोनों एक दूसरे को हराने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। लड़ाई के दौरान विजी को याद आता है कि उसकी मां की मौत के पीछे भी जॉन का हाथ था। अब यह लड़ाई सिर्फ देश बचाने की नहीं, बल्कि अपनी मां को इंसाफ दिलाने की भी बन चुकी थी। दूसरी तरफ शीला जॉन को बचाने के लिए वहां पहुंचती है, लेकिन उसे रोक दिया जाता है। आखिरकार वेत्री अपनी पूरी ताकत लगाकर जॉन को हरा देता है और उसके आतंक का अंत कर देता है। इस तरह वेत्री देश को बचा लेता है और जॉन का पूरा साम्राज्य खत्म हो जाता है। कहानी अब वापस वर्तमान समय में आती है, जहां नारायण गांव वालों को वेत्री की पूरी कहानी सुना रहा होता है। नारायण गांव वालों से कहता है कि वेत्री ने अकेले अपने देश को बचाने के लिए इतना बड़ा खतरा उठाया, लेकिन तुम लोग कुछ गुंडों से डरकर अपने अधिकार छोड़ रहे हो। वेत्री ने कभी डर के आगे हार नहीं मानी और हमेशा गलत के खिलाफ आवाज उठाई। नारायण की बातें सुनकर गांव वालों के अंदर हिम्मत आ जाती है। अब वह फैसला करते हैं कि वह उन गुंडों से डरेंगे नहीं और अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। इसके बाद गांव वाले एकजुट होकर उन दबंगों का सामना करते हैं और उन्हें सबक सिखाते हैं। अब किसी के डर से नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से वोट देने के लिए सभी लोग आगे बढ़ते हैं। इस तरह गांव में एक नई शुरुआत होती है और लोगों को उनका अधिकार वापस मिल जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ वेत्री की यह कहानी खत्म हो जाती है।